हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज हिस्ट्री का प्रीवियस क्यूज। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सेट 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द का तात्पर्य किससे है या से है। गांव के बुजुर्गों की एक सभा, एक धार्मिक संप्रदाय, मंदिर निर्माण की शैली या प्रशासनिक अधिकारी। तो इसको तो आगे देखेंगे, लेकिन जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और इस प्रकार की वीडियो आप देख सकें। तो क्या है यहाँ पे, पंचायतन शैली हो, द्रविड़ शैली हो, ठीक है, नागरी शैली हो, बेसर शैली हो, ये सब सारा शैलियां मंदिर निर्माण की शैलियां होता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, मंदिर निर्माण की शैली है। तो इसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि पंचायतन शैली क्या है, भारतीय मंदिर वास्तुकला की एक अनूठी शैली है जिसमें एक मुख्य देवता का मंदिर होता है, उसके चारों ओर गौण देवताओं के मंदिर होते हैं। ये पांच और आयतन से मिलकर बना होता है जिसको 5 देवताओं के समूह को दर्शाता है। ठीक है, तो मेनली यही है। और एक तरह से बोल सकते हैं 5 है तो बीच में मुख्य देवता को रखा जाता है, उसी से संबंधित है। ये सब आप पहुंच करके पढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे तो खजुराहो के मंदिर जैसे कि कंदरिया महादेव मंदिर पंचायतन शैली की उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में लक्ष्मण मंदिर और ओडिशा में लिंगराज मंदिर भी पंचायतन शैली की महत्वपूर्ण उदाहरण है। पंचायतन शैली न केवल एक वास्तुकला शैली है बल्कि यह हिंदू धर्म के दार्शनिक और धार्मिक विचारों को भी दर्शाती है। आइए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग भारतीय दर्शन की 6 प्रणालियों का हिस्सा है। तो भारत में जो दर्शन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मीमांसा और वेदांत तो एक है, न्याय और वैशेषिक भी है, सांख्य और योग है। तो सब मिलाकर 6 तो हो गया ना, तो 6 ही दर्शन तो है। तो लोकायत और कपालिका ये दर्शन का भाग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन से तो वही है यहाँ पे 6 भाग, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा और एक वेदांत, टोटल 6। ठीक है, तो 6 के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं शॉर्टकट में कि प्रवर्तक सांख्य के कौन था, तो कपिल। ठीक है, प्रकृति यानी प्रकृति पुरुष चेतना के द्वैत पर आधारित था, तो द्वैतावाद के बोल सकते हैं बात होता है। तो इसमें सांख्य में यह सृष्टि के विकास और मानव अनुभव की व्याख्या करता है। अर्थपूर्ण नोट में यदि देखें तो सांख्य हमें प्रकृति के नियमों को समझने और आत्मा की मुक्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। योग यानी जोड़ना, प्रवर्तक पतंजलि थे। मन और शरीर को नियंत्रित करके आत्मा का साक्षात्कार करना यह आसान प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से समाधि की प्राप्ति पर जोड़ देता है। इसमें देखेंगे तो योग हमें शारीरिक और मानसिक संतुलन प्राप्त करने और आत्म अनुशासन के माध्यम से आंतरिक शांति का अनुभव करने में मदद करता है। न्याय जिसको बोल सकते एक तरह से तर्क, इसका गौतम बुद्ध, और ये मिलाने में भी आता है इसलिए देखना है। ठीक है, तो गौतम, इसका न्याय का क्या है, मुख्य विचार क्या था, ज्ञान के स्रोतों यानी परमाणु तर्क के नियमों का अध्ययन करके सत्य की खोज करना, यही सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए परमाणु का विश्लेषण करता है। अर्थपूर्ण नोट में देखें तो न्याय हमें तार्किक और आलोचनात्मक सोच के माध्यम से भ्रमों को दूर करने और सत्य को पहचानने की क्षमता प्रदान करता है। फिर वैशेषिक है तो इसका कनाद, पर यह ब्रह्मांड के भौतिक तत्व और उनके गुणों का विश्लेषण करता है। यह परमाणु सिद्धांत और भौतिक वास्तविकता प्रकृति पर केंद्रित है, तो विचार से रिलेटेड भी मिलाने के लिए आता है। अर्थपूर्ण नोट वही है कि वैशेषिक हमें भौतिक जगत की संरचना और तत्वों को समझने में मदद करता है, जिससे हम सृष्टि के रहस्यों को जान सकते हैं। मीमांसा है जिसका मतलब अन्वेषण भी होता है। जैमिनी इसके प्रतिपादक, बौद्ध के कर्मकांडीय भागों, मंत्रों और यज्ञों की व्याख्या करना और धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना। वेदों में करैया धर्म के महत्व और वेदों की प्रामाणिकता पर जोर देता है। कौन, तो मीमांसा। अर्थपूर्ण नोट, मीमांसा हमें धार्मिक अनुष्ठानों को महत्व को समझने और धार्मिक कर्तव्यों का पालन करके जीवन को सार्थक बनाने का मार्गदर्शन करता है, ये मीमांसा का है। वेदांत या वेदों का अंत, प्रवर्तक बदरायन या फिर व्यास, उपनिषदों के ज्ञान पर आधारित है जो आत्मा
और ब्रह्म ब्रह्म वास्तविकता की एकता का प्रतिपादन करता है। यह अद्वैत यानी गैर द्वैत और मोक्ष की प्राप्ति पर जोर देता है। फिर है अर्थपूर्ण नोट, वेदांत हमें आत्मज्ञान के माध्यम से भ्रम को दूर करने और यह जानने में मदद करता है कि हमारी आत्मा ब्रह्म का ही अंश है जिसे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये मानना किसका है? वेदांतों का। ठीक है। प्रतिपादक बद्रायन, मीमांसा का जैमिनी, वैशेषिक का कनाद, न्याय का गौतम। ठीक है। इधर देख सकते हैं योग का पतंजलि और सांख्य का कपिल। आइए देखते हैं भारत का राष्ट्रीय आदर्श सत्यमेव जयते। भारत का प्रतीक चिन्ह निम्न में से अंकित है जो लिया गया है। तो जो भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं सब आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है और उसी में तोड़ जोड़कर क्वेश्चन आगे भी आते रहते हैं। तो ये तो एक तरह से ये क्वेश्चन है, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो मुंडक उपनिषद में स्थान है ये। ठीक है। ये तो डी ठीक है। और यह वाक्यांश मुंडक उपनिषद के तृतीय मुंडक के पहले खंड के 6ठे श्लोक में पाया जाता है। ठीक है। हो सकता है बैटरी लो होगा क्योंकि यह स्क्रीन थोड़ा धुंधला हो गया है। इसका अर्थ है कि सत्य ही जीतता है, सत्य की विजय होती है। यह बताता है कि अंततः सत्य ही प्रबल होता है। ठीक है। और असत्य पराजित होता है। अरे यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी है और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित है। भारत के लोगों के लिए सत्य, ईमानदारी और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ठीक है। उपनिषदों के संदर्भ में कर उपनिषद प्राचीन भारतीय दार्शनिक ग्रंथ है जो वेदों का हिस्सा है। मुंडक उपनिषद ब्रह्म यानी परम वास्तविकता और आत्मज्ञान की प्रकृति पर केंद्रित है। राष्ट्रीय प्रतीक में उपयोग है तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में सत्यमेव जयते को शामिल करने का उद्देश्य देश के मूल्यों और सिद्धांतों को दर्शाना है। यह सत्य के प्रति अटल विश्वास और राष्ट्रीय जीवन में ईमानदारी और न्याय की स्थापना के महत्व को रेखांकित करता है। इस प्रकार सत्यमेव जयते केवल एक आदर्श वाक्य नहीं है बल्कि यह भारतीय संस्कृति और दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सत्य, नैतिकता और आत्मज्ञान को महत्व दर्शाता है। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बनाया गया बंगाल विभाजन कब तक चला? तो ये कब तक चला था? ऑप्शन बी हो जाएगा। किंग जॉर्ज पंचम ने 1911 में दिल्ली के रॉयल दरबार में कर्जन के अधिनियम को रद्द कर दिया था। ठीक है। किंग जॉर्ज पंचम ने 1911 में दिल्ली के रॉयल दरबार में कर्जन के अधिनियम को रद्द किया था। तो वही है बंगाल विभाजन जिसे लॉर्ड कर्जन ने 1905 में लागू किया था। 1911 तक चला। 1911 में किंग जॉर्ज पंचम भारत आया और दिल्ली में एक शाही दरबार का आयोजन किया। इस दरबार में उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की थी। इसके पीछे राजनीतिक और प्रशासनिक कारण थे। साथ ही भारतीय राष्ट्रपतियों का दबाव भी एक महत्वपूर्ण कारण था। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो आज लगभग क्वेश्चन सब क्या है, इजी है। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था। ठीक है। तो ये सब तो क्या डाटा पता होगा तभी बनेगा और ऐसे भी ये सब इजी क्वेश्चन था। तो वही 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो लाहौर में आयोजित किया गया था स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। प्रसिद्ध सत्रिया नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये ठीक है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है ये छांटना है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, पहला देख सकते हैं सत्रिया संगीत नृत्य और नाटक का एक संयोजन है। तो ये तो चलेगा, सही है। यह असम की वैष्णवों की सदियों पुरानी जीवित परंपरा है। तत्सम में जो वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं उनका एक परंपरा है, ये भी सही है। करैया शास्त्रीय रागों और तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों पर आधारित है। तो तुलसीदास, कबीर, मीराबाई ये सब इधर आ जाते हैं, यूपी के आसपास वाले हैं, असम की तरफ के तो है नहीं है। इस कारण से ये तीसरा तो गलत हो जाएगा। उधर शंकर देव, माधवाचार्य कुछ होते हैं वो सब सही हो जाएगा। तो क्या होगा? केवल एक और दो। सत्रिया संगीत नृत्य और नाटक का एक संयोजन है, ये सत्य है। सत्य नृत्य में संगीत, नृत्य और अभिनय तीनों का समावेश होता है। असम वैष्णवों की सदियों पुरानी जीवित परंपरा है। यह भी सत्य है कि सत्य नृत्य असम के वैष्णव मठों यानी सत्रों में विकसित हुआ है और यह सदियों से चला आ रहा है। करैया शास्त्रीय राग और तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों पर आधारित है। ये क्या है? तीसरा कथन था। ठीक है। इसको डार्क में रखिए। करैया आंशिक रूप से गलत है क्योंकि सत्रिय नृत्य शास्त्रीय रागों पर आधारित है, लेकिन ये मुख्य रूप से असम के संत श्रीमंत शंकर देव, माधव देव द्वारा रचित भक्ति गीतों, इन्हें बोर गीत भी कहा जाता है, पर आधारित है, ना कि तुलसीदास, कबीर और मीराबाई के गीतों पर। ठीक है। इसलिए
दो कथन सही हुआ, तीसरा गलत हो गया। चलिए ये देख सकते हैं, कला और संस्कृति के भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे है मूर्तिकला की प्रसिद्ध कृति और साइट। साइट मतलब जगह, दृश्य जो भी बोल सकते हैं, यानी किस स्थान पे है। तो ऊपर कई आकाशीय संगीतकारों के साथ बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य छवि और नीचे उनके अनुयायियों की दुखी आकृतियां। तो ये कहाँ है? क्या अजंता में है? तो ये अजंता में है। कर विष्णु के बराह अवतार, सुअर अवतार जिसको बोलते हैं, कि एक विशाल छवि, क्योंकि वह देवी पृथ्वी को चट्टान पर तराशे गए गहरे और अराजक जल से बचाते हैं। तो ये कथन जो है वो तो सही है, इधर ही मिलाना है। क्या ये माउंट आबू में है? तो ये उदयगिरी पर्वत में है। ठीक है, ये कहाँ है? करे अर्जुन की तपस्या, गंगा का अवतरण, विशाल शिलाखंडों की सतह पर तराशा गया है। तो ये मामल्लपुरम में है। तीसरा कथन सही है, 1 और 3 सही है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। करो ऊपर कई आकाशीय संगीतकारों के साथ बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य छवि और नीचे उनके अनुयायियों की दुखी आकृतियां, ये अजंता में है। तो यह युग्म सही है। अजंता की गुफाएं बुद्ध के जीवन से संबंधित विभिन्न दृश्यों को दर्शाती है और बुद्ध के महापरिनिर्वाण का चित्रण अजंता की गुफाओं में एक महत्वपूर्ण दृश्य है। कर विष्णु के 12 अवतारीय सुअर अवतार की एक विशाल छवि ते कथन है। यहाँ पे आते हैं ये माउंट आबू में है, तो ये गलत है, क्योंकि विष्णु के बराह अवतार की विशाल छवि उदयगिरी गुफाओं में पाया जाता है, जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और माउंट आबू तो जानते हैं दिलवारा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और जैन धर्म के लिए समर्पित है। उसी प्रकार के अर्जुन की तपस्या, गंगा का अवतरण, विशाल शिलाखंडों की सतह पर दिखाया गया, तराशा गया है, ये मामल्लपुरम में है। यह युग्म भी सही है। अर्जुन की तपस्या या गंगा का अवतरण मामल्लपुरम में पल्लव कला का एक अद्भुत उदाहरण है। यह विशाल शिलाखंडों और उकेरी गई एक बड़ी नक्काशी है, जिसमें अर्जुन की तपस्या या गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण को दर्शाया गया है। फिर है गदर क्या था? तो गदर सैन फ्रांसिस्को मुख्यालय में भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था, तो यही सही है। ठीक है, तो आते हैं, तो सैन फ्रांसिस्को मुख्यालय में भारतीयों का क्रांतिकारी संघ। गदर पार्टी, जिसे शुरू में पैसिफिक कोस्ट हिंदी एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था, एक संगठन था जिसकी स्थापना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में बसे भारतीयों द्वारा की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। गदर पार्टी स्थापना 1913 में सोहन सी भकना ने की थी। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। ठीक है, ये नाम देख लीजिएगा, ऐसे हो सकता है गलत तो नहीं हमने देख दिया। ठीक है, तो भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराना यह पार्टी भारतीय प्रवासियों द्वारा बनाई गई थी, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में, और इसका उद्देश्य भारत में सशस्त्र क्रांति को बढ़ावा देना था। नाम का अर्थ है गदर, शब्द का अर्थ होता है विद्रोह या क्रांति। प्रमुख नेता सोहन सिंह भकना, लाला हरदयाल, करतार सिंह, ठीक है, करतार सिंह सराभा, भाई परमानंद और रास बिहारी बोस जैसे प्रमुख नेता शामिल थे। गदर अखबार भी है, तो पार्टी ने गदर नामक एक अखबार भी प्रकाशित किया जो कई भाषाओं में छपता था, और इसका उद्देश्य भारत में राष्ट्रवादी भावना को जगाना था। गतिविधियां क्या था? गदर पार्टी ने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने के लिए भारतीय सैनिकों को उकसाने का प्रयास किया था। 1915 में पार्टी ने भारत में एक सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई, लेकिन यह योजना विफल हो गई, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को इसकी जानकारी मिल गई और कई गदर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों युग्मों पर विचार कीजिए। चलिए, बैटरी लो हो गया था इसीलिए भाग गए थे। ताबो मठ और मंदिर परिसर, ये मिलाना है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, स्थान है। दूसरा है लौवा सावा लखंग मंदिर नाको। तीसरा है अलची मंदिर परिसर। तो ताबो मठ और मंदिर परिसर, ये सब तो जितने जगह पे ये सब है याद करना पड़ेगा। तो स्पीति घाटी में ये है, ठीक है। अलची मंदिर परिसर लद्दाख में है, बट लौवा सावा लखंग मंदिर नाको जास्कर घाटी में नहीं, क्योंकि ये जो लौवा सावा लखंग मंदिर है वो हिमाचल प्रदेश में है, जास्कर घाटी लद्दाख में पड़ना चाहिए।
देखते हैं। कल ताओ मठ और मंदिर परिसर स्पीति घाटी में, यही गुण सही है। ताओ मठ हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में स्थित है। यह सबसे पुराने चलिए चल रहा है, इसीलिए कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, चलिए कंटिन्यू इसको चलाते हैं। हो सकता है मेरा वीडियो रुका होगा। ताऊ मठ के बारे में देखेंगे ना। ताऊ मठ और मंदिर परिसर स्पीति घाटी में है, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, यह सबसे पुराने बौद्ध मठों में से एक है। फिर है लोबा सावा लखन मंदिर नाको जास्कर घाटी। करैया ही गुण गलत है। लोबा सावा लखन मंदिर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के नाको गांव में स्थित है। यह जास्कर घाटी लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, अलची मंदिर परिसर लद्दाख, यह युग्म सही है। अलची मंदिर परिसर लद्दाख में लेह के पास स्थित है और यह अपनी अनूठी कला और स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए केवल युग्म 1 और 3 सही ढंग से मेल खाते हैं। तो एक क्वेश्चन और है, अनिनोमा पे हम थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजक संत दादू दयाल की शिक्षाओं संकलन है, तो ये तो गलत है पहला। दूसरा है पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य द्वारा प्रचारित किया गया था, तो ये भी गलत है। दोनों कथन गलत है, सही नहीं है, इसलिए कौन सा कथन सही है, तो कोई भी नहीं, ये हो जाएगा। तो बीजक संत, बीजक कबीर का था। ठीक है, तो बीजक कबीर की शिक्षाओं का मुख्य धार्मिक पाठ है। दादू दयाल की शिक्षाओं का संकलन वाणी कहलाता है, तो ये भी ध्यान देना है। ठीक है, यूपीएससी में नहीं पूछेगा तो पीसीएस में तो पूछेगा। कल पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य द्वारा प्रचारित किया गया था, तो ये गलत है, क्योंकि पुष्टि मार्ग के दर्शन को वल्लभाचार्य द्वारा प्रचारित किया गया था। माधवाचार्य ने द्वैतवाद दर्शन का प्रचार किया था, और ये बहुत सारे प्रकार का दर्शन है, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, ठीक है, विशिष्ट द्वैतवाद, तो ये सबको देख लेना है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब देखते हैं ये टोटल रिकॉर्ड हुआ कि नहीं। वीडियो को आप लोग को कुछ देर में अवेलेबल करवा दिया जाएगा।